नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक ही गुज़ारिश है आपसे कि सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर ज़िंदा रखना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले लोगों से कहें कि इस चैनल को देखें, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, एक छोटी शुरुआत की है, लेकिन इस कंटेंट को मैं और आगे बढ़ाऊँगी और वो कंटेंट होगा जो कि आपको कन्वेंशनल या लेगेसी मीडिया पर नहीं मिलेगा। ये वो कंटेंट है जिसे देखने के बाद आपकी आँखें खुलेंगी, आपकी समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, ताकि आप देख सकें कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। अब आज बात करते हैं उपचुनाव की। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, यानी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन उपचुनाव को आज चुनाव आयोग ने टाल दिया। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पंजाब और केरल में भी उपचुनाव को टालकर अब 13 नवंबर से 20 नवंबर को कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, और अखिलेश यादव की इस ट्वीट को अगर आप देखें ध्यान से, तो उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि टालेंगे तो और भी हारेंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। द दरअसल बात ये है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इस बात की भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। और इसके लगभग 2000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं और इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो ये अखिलेश यादव को क्या लग रहा है कि ये जो पीडीए की राजनीति है, पीडीए के चलते बहुत सारे जो पिछड़ा दलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग थे और जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देते, तो क्या अब वो वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर अब बिना वोट डाले ही ये सारे लोग अगर चले जाएंगे अपने अपने जगह पर, तो फिर इसका असर क्या होगा? इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर आलोक पाठक जी जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत पैनी नजर आलोक जी की होती है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, तो आपका स्वागत है आलोक जी। और पहला सवाल यही है कि जो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हारेंगे तो टालेंगे। अब ये क्या उन्होंने केवल लिखने के लिए किया है, या वाकई में आपको इसमें भाजपा की एक बड़ी सोची समझी चाल लगती है चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस तरीके से चुनाव को टालने की? देखिए नीलू जी, अभी क्या हो गया है ना कि पूरी यूपी में कौन क्या सोचेगा। पहले क्या होता था, इलेक्शन का डायरेक्शन जो है नरेंद्र मोदी तय किया करते थे 2014 से लेकर 2022 तक। इलेक्शन वाज ड्रिवन बाय बीजेपी एंड मोस्टली प्रेफरली बाय मोदी जी। अब क्या है, 2022 के बाद से यूपी में क्या होगा, चुनाव का किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अब अखिलेश यादव डिसाइड कर रहे हैं। इट ऑल स्टार्टेड बाय द इलेक्शन ऑफ जो एक असेंबली बाय इलेक्शन हुआ था घोसी में 2023 में, जब एक समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया था और उस सीट पे वहां पे बाय इलेक्शन हुआ और समाजवादी पार्टी ने उस सीट को 40,000 वोटों से जीता। तो मोमेंटम पिक कर लिया। अब वो क्या ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं। बीजेपी लगातार यूपी में फंसती चली है। यूपी में बीजेपी के दो तीन खेमे हो गए हैं साफ साफ। एक तो संगठन और सरकार के बीच में समन्वय एकदम नहीं दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य लगातार सरकार को ये समझा रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। कई जगह सार्वजनिक मंचों पर योगी और केशव मौर्य नजर नहीं है। ये दूसरा साल ऐसा रहा कि अयोध्या की दीपोत्सव के अवसर पे समय पर केशव मौर्य योगी के साथ नहीं खड़े हुए अयोध्या में। एक तरफ योगी सरकार ये दावा कर रही थी, योगी जी दावा करते हैं बटोगे तो कटोगे, और उनका खुद का उप मुख्यमंत्री जो पिछड़े समाज का सबसे बड़े नेता है, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में प्रचंड बहुमत की हासिल किया था, वो शख्स जो है अयोध्या में नहीं रहता है। दिन में रहते हैं अयोध्या में, शाम को जैसे दीपोत्सव का टाइम होता है वो उड़ के चले जाते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक निषाद, एक बहुत बड़ी जाति है पिछड़े समाज की, कि आप जानती होंगी,
तो निषाद राज का एक बहुत बड़ा मंदिर है, घाट है वहां पे, सिंगवेरपुर जगह है, वहां चले जाते हैं और 3 दिन तक वहां रहते हैं। वहां पे वो एक इंटरव्यू दे देते हैं दैनिक जागरण अखबार को और बोल देते हैं कि बटोगे तो कटोगे का नारा ही नहीं है बीजेपी का, ये बीजेपी का नारा ही नहीं है। स्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके कुछ कार्यकर्ता नारा पोस्टर लगा देते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये हिट हो जाता है। उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि ये नकारात्मकता की राजनीति है, बटोगे तो कटोगे। इस तरह की बातें वो करता है जो खुद भयभीत रहता है और जनता को भय दिखा के अपना शासन चलाना चाहता है। तो मेरे पास जो सूचना कि कल शाम को इतनी भयानक हो गई थी कि योगी जी को दिल्ली बुलाया गया। योगी जी 4 जून के बाद से नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांग रहे थे। उसके बाद उनके फोन आता कि कल आप आइए और आने के बाद उनसे फीडबैक लिया गया और आज जो है इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि यूपी में चुनाव 13 की जगह 20 को होगा। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है कि यूपी के साथ पंजाब में भी चुनाव टाला गया और केरल में भी टाला गया है। पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में किसी ने डिमांड नहीं की थी कि आप चुनाव टाल दीजिए, तो उन्होंने टाल दिया। अच्छा, जिस त्योहार का ये लोग जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव के बड़े, देखिए आजकल अखिलेश यादव जो भी लिखते हैं उसका एक एक वर्ड की वैल्यू होती है। आप सोचिए जब अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, आपको याद होगा नीलू जी, किस तरह का माहौल चल रहा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और पूरी मीडिया को बैठा दिया गया था। जनवरी में तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ राममय हो गया। उस जगह पे जब बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और सर्वेस यूपी में बीजेपी को 70-75 सीटें दे रहे थे, वहां पे लोग समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को मान ही नहीं रहे थे कि 2 या 4 सीटें मिलेंगी। वहां से अखिलेश यादव ने चुनाव को खड़ा किया अपने नैरेटिव के जरिए, सिर्फ बार बार बात की उन्होंने। मेन मुद्दों पे इलेक्शन को मेन मुद्दों पे लेके गए। संविधान का मुद्दा लेके आए, बेरोजगारी का लेके आए, महंगाई का लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके आया और अखिलेश यादव को मदद मिल गई। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया और ये पिछले 7 सालों में योगी की रिजीम में 9वां बड़ा एग्जाम था जिसमें पेपर लीक हुआ। एक तो 6 साल में पुलिस की भर्ती नहीं आती है और पुलिस की भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो वो जो मोमेंटम बना हुआ है, अब क्या है कि इलेक्शन का ट्रेंड अखिलेश यादव डिसाइड कर रहे हैं। याद होगा जिस दिन बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी पहली बार, उस दिन भी तो इलेक्शन कमीशन को पता था ना। हम सबको पता है कि कार्तिक पूर्णिमा जो होती है दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। ये कोई ऐसा चीज अचानक का इस साल का तो त्योहार है नहीं। राजीव कुमार भारत में ही रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जितने भी रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए, सबको पता है कि रिलीजियस कैलेंडर के हिसाब से 15 दिन बाद दीपावली के कार्तिक इसका पूर्णिमा मतलब पड़ती है। आलू जी, इसका मतलब ये है कि केवल और केवल हार के डर की वजह से इस चुनाव को टाला गया है ताकि हफ्ते भर का जो समय मिला है 13 से लेकर 20 तारीख तक के बीच में, तो फिर चुनाव को मैनेज किया जा सके, जनादेश को चुराने का जुगाड़ किया जा सके। क्या यही सब वजह राजीव कुमार अब ढूंढ रहे हैं जिसको लेकर आज अखिलेश यादव ने लिखा है? नहीं, एक दूसरी स्ट्रेटजी भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे लड़ रही है महाराष्ट्र में और कुछ सीटों पर लड़ रही है झारखंड में, जहां पे कि 20 तारीख को चुनाव। तो 13 को क्या हो जाता है कि 13 तक तो वो फोकस यूपी पे रखते हैं और 13 के बाद वो फोकस कर देते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का और जिस तरह का रिस्पांस मिला था अखिलेश यादव को जब वो मुंबई गए थे, मालेगांव गए थे और मालेगांव से धुले बाई रोड आए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में मुंबई में जो है यूपी के लोग रहते हैं, तो जो रिएक्शन जो मिला था, तो पूरी तरह से क्या एकदम से वो नहीं चाहते कि अखिलेश यादव पूरा फोकस करके यूपी पे काम कर ले 13 तारीख तक और 13 के बाद वो खाली हो जाते तो 20 तक वो महाराष्ट्र और झारखंड को फोकस करते। तो इनकी यूपी में तो स्थिति बहुत खराब है। आप सोचिए एक राज्य का मुख्यमंत्री, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, 4 जून के बाद से वो समय मांग रहे थे योगी जी से योगी जी समय मांग रहे थे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। 4 जून से समय मांग रहे थे, उनको समय कब मिलता है? 3 नवंबर। और वहां जाके ये मिलते हैं। फिर अब देखिए ना, कल वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री से मिलने जब भी कोई बड़ा नेता जाता है उसकी फोटो पीएमओ शेयर करता है। आज हम और आप
उनकी तथाकथित मीटिंग के 27 घंटे बाद इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक वो फोटो नहीं आई, फोटो शेयर नहीं की गई है पीएमओ द्वारा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि वो जाते हैं और आज ही अनाउंस हो जाता है, क्योंकि मैंने भाजपा के कुछ नेताओं से बात की कि भाई साहब क्या हाल है, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप समझ ही रहे हैं, एक हफ्ते चुनाव टल गया, आप इसी से समझ लीजिए कि हम लोग की जमीन पे क्या स्थिति है। अच्छा, जैसे ये बात हुई, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट का रिएक्शन आप देख लीजिए, वो लाखों लोग उसको पढ़ चुके हैं। अभी क्या है कि भाजपा का कार्यकर्ता अभी 4 जून की हार के गम से निकला ही नहीं है, और सपा जो है जिन 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, एक तो मिल्कीपुर अयोध्या की जो सीट है मिल्कीपुर, जहां पे कि उपचुनाव होना था, जहां के विधायक थे अवधेश प्रसाद, वहां वो चुनाव टल गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वहां कोई पॉलिटिकल कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस वजह से 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 9 में जो मेरी जानकारी है, 7 पे समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। भाजपा सिर्फ 2 सीटों में कंफर्टेबल थी, वहां पे भी गाजियाबाद में भी अखिलेश यादव ने भाजपा को फंसा दिया, वहां पे उन्होंने एक दलित प्रत्याशी को उतार दिया। ये जो साहेब सिंह जाटव करके जो दलित प्रत्याशी उतारा है, विजय सिंह जाटव करके, उसकी छवि वहां पे क्या है कि वो जनता की बड़ी मदद करता है। अच्छा, मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि अखिलेश यादव एक ऐसे एकमात्र नेता है जो ज्यादातर अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं। मतलब आप उनको व्हाट्सएप करिए, वो देख लेंगे, जरूरत समझेंगे तो तुरंत बात करेंगे, और ऐसे कम से कम 1 लाख मैसेजेस उनको रोज आते हैं, तो उसमें जो उचित समझते हैं सीधे बात करते हैं। ये जो कार्यकर्ता जिसको उन्होंने दलित को टिकट दिया है, ये वहां पे जिसकी भी उस जो गाजियाबाद नगर कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि बेसिकली बनिया बनिया वहां पे मेजर हुआ करता था, बनिया विधायक हुआ करता था, उस सीट पे बीजेपी ने ब्राह्मण उतार दिया है, बीएसपी ने उतार दिया है बनिया उम्मीदवार। तो और जो अभी फिलहाल ओबीसी का जोड़ लेते हैं और दलित वोट वहां जुड़ जाते हैं माइनॉरिटीज के साथ, तो आपको एक अयोध्या के रिजल्ट पे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है ना कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। मतलब 240 से ज्यादा चर्चा क्या हो रही है कि ये अयोध्या हार गई। तो अब गाजियाबाद नगर में भी फोकस हो गया है। कल वहां अखिलेश यादव जा रहे थे, और इन लोग का आपस में ट्यूनिंग अच्छा नहीं है। बीजेपी योगी और केशव मौर्य के बीच में दूरी है, योगी और ब्रजेश पाठक के बीच में दूरी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक अलग रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को, कि योगी सरकार दिन पर दिन लोकप्रियता उसकी नीचे गिरती चली जा रही है। सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारियों की वजह से भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। तो ऐसे मौके पे आप चुनाव टाल देते हैं, क्योंकि ये लॉजिक समझ में नहीं आती नहीं तुझे। नहीं, लेकिन अगर ये एक चाल के तहत बीजेपी जो साफ आप जो बता रहे हैं, उससे लगता है कि एक चाल के तहत इसको किया गया है, और जो बात अखिलेश कह रहे हैं वो भी साफ दिखती है कि भाई जो लोग बाहर गए हुए हैं दिवाली और छठ पूजा के लिए, तो वो अब वापस अपने काम पे चले जाएंगे, तो वो मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन क्या ये जो चाल है, क्या ये अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगी? क्या जो पीडीए का जो वोटर है, जो पीडीए की राजनीति का, क्या वो इससे थोड़ा सा मतलब इस चाल का फायदा क्या बीजेपी को मिलता हुआ नजर आपको आता है जमीन पर? नीलू जी, मैं यूपी का इलेक्शन बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, और इस चुनाव में भी मैंने देखा। अभी क्या हो गया है कि 2014 के समय बीजेपी ने ग्राउंड पर बहुत काम किया। जो मिडिल क्लास का वोटर वोट डालने नहीं जाता था, उसको उन्होंने घर से निकाला। अमित शाह ने स्पेसिफिकली यूपी और बिहार पे फोकस किया, याद किया 2014 में लोकसभा चुनाव में, आप याद कीजिए, यूपी और बिहार के प्रभारी थे, और उन्होंने हर बूथ पे 10 यूथ का नारा दिया था, और वो वोटर्स को घर से निकाल के लाए। नतीजा क्या हुआ कि यूपी बिहार में बीजेपी अच्छी सीटें जीत गई। वही मोमेंटम 19 में भी रहा, वही 22 में भी रहा। इस बार जो बीजेपी का जो डाई हार्ड वोटर है, वो निकला ही नहीं वोट डालने, और सपा और जो भी सरकार से नाराज था, वो वोटिंग बूथ पे सुबह 7 बजे पहुंच गया। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के लिए मदद नहीं की, उन्होंने जानबूझ के चुनाव में
यूपी में बताइए 20 मई के बाद 2 फेज चुनाव रखे गए थे। 25 मई और 31 मई जब टेम्परेचर 44, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर रखा गया था, और मिर्जापुर में जिस दिन अंतिम दिन मतदान था, जो मतलब 1 तारीख को जो अंतिम मतदान था, उसमें कई वोटरों की जान चली गई। तो लेकिन हो क्या रहा है, जो लोग भी सरकार से नाराज है वो कमिटेड है। नारा दिया था बीजेपी ने कि पहले मतदान फिर जलपान। इस चुनाव में मैंने खुद देखा कि जो भी नाराज था, मिडिल क्लास भी, जो मिडिल क्लास का वही वोटर गया वोट डालने जो बीजेपी की नीतियों से नाराज था। दूसरा, यहाँ के वोटर के मन में एक चीज बैठ गई। मैं पूरा यूपी ट्रैवल किया इलेक्शन के दौरान। मैं जब गांव में गया, मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दे रहा हूँ। एटा गया था, आगरा गया था, आगरा दलित कंस्टिट्यूंसी है। मैं गया था मैनपुरी, गया था फिरोजाबाद गया था। जब मैं दलितों की बस्ती में गया तो वो कह रहे थे कि हमारे संविधान को खतरा है, मोदी जी हम लोग की नौकरियां खा रहे हैं। और ये महिलाएं बता रही थी। हमने कहा कैसे? क्या रेलवे में नौकरी खत्म हो गई है, अब वो बाहर से लोग के आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो आप जिस दलित महिला को, जिसको आप अनएजुकेटेड लॉट कहते हैं, उसको पता है कि मोदी हम लोग की नौकरियां खा रहा है। अच्छा, उसका एक सोशल फैक्टर भी है, क्योंकि दलित समाज के लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां किसी सेक्टर में मिली थी के बाद, जब से आरक्षण लागू हुआ था, तो रेलवेज में मिली थी। और रेलवेज में क्लास 4 और क्लास 3 में दलित का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था। आपने क्या किया कि बहुत सी नौकरियां अब नई भर्ती आ नहीं रही है। अगर लेटेस्ट डाटा देखें तो रेलवे में भर्ती आए हुए 5-6 साल हो गए। 7 लाख के करीब रेलवे में पोस्ट खाली है। अगर 22% रिजर्वेशन निकाल तो 1.5 लाख तो दलितों की पोस्ट खाली है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, एक यूपी में एक मामला हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो सिलेक्शन हुआ था 2020 में। उसमें ओबीसी छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें आरक्षण की नियमावली का पालन नहीं हुआ है। जो आरक्षित कोटे की सीटें, वहां पे सामान्य वर्ग के लोगों का चयन कर दिया गया। ये मामला 4 साल तक चला और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि नहीं, इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। और वो लड़के लगातार, दलित और ओबीसी के लड़के लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते रहे। पुलिस ने लगातार लाठीचार्ज किया। मुझे खुद याद है कि जब वो 3 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, यादव महासभा का प्रोग्राम था, वहां पे भी वो लड़के पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा थे कि अगर आप हमारी समस्या हल नहीं निकालेंगे तो हम ये 10-15 हजार लड़के हैं, ये हम जाएंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में, जाके बताएंगे कि हमारी जो आपने हमारे आरक्षण की सीटों को सामान्य सीटों पे लोगों का चयन कर दिया और कोर्ट से आप मुकदमा हार रहे हैं। तो वो भी एक बैकलॉग है। तो एक समस्या ये नहीं है। और ये जो अखिलेश यादव क्या करते हैं ना, अब सपा का जो वोटर है या बसपा का वोटर है, 2019 तक सोशल मीडिया पे बीजेपी बहुत आगे थी, बहुत आगे थी। भाई गोदी मीडिया तो उनकी है ही है। अब एक नया बदलाव मैंने देखा, गांव में कोई टीवी देखता ही नहीं है, सब सोशल मीडिया देखते हैं। सब सोशल मीडिया देखते हैं। मैं जब गया वहां पे तो कुछ लोग मुझे पहचानते थे कि चलिए मैं 4 PM पे आता हूँ, इस पे आता हूँ, उस चैनल पे आता हूँ। तो कुछ लोग मुझे जानते थे। और भाई देख के ताज्जुब रह गया कि वो मोबाइल पे हर आदमी बैठ के वो देख रहा है। कई लोग आके बताते थे कि हमने आपको वहां देखा, आपने वहां देखा, आपकी डिबेट हम सुनते हैं। तो ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, ये अब अखिलेश यादव ने लिख दिया। सिर्फ ट्विटर पे कम से कम 10 लाख लोग उस ट्वीट को पढ़ चुके हैं। लेकिन इस ट्विटर पे क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट बन जाता है, स्क्रीनशॉट बन जाता है। और यूपी सपा का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि पहले भाजपा एक व्हाट्सएप पे एक संदेश बनाती थी और उसको लाखों व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज दिया करती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पीडीए के लिए काम किया, तो जनवरी ऑनवर्ड्स इन्होंने एक बूथ पर 20 यूथ का नारा दिया था। और पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है नीलू जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी और अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं। एक तो अग्निवीर का मुद्दा, उस पर भी सरकार ने भी कोई स्टेप नहीं लिया। अग्निवीर को लेकर बड़ी नाराजगी थी। यूपी में मोदी और योगी की बड़ी हार हुई थी। भाई तमाम मीडिया के पंडित ये जिक्र कर रहे थे कि यूपी में लोकसभा में बीजेपी 70-75 सीटें जीतेगी। और अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे सीट बताई थी नीलू जी। मैंने इस चीज का जिक्र जब हम और आप जब दूसरे चैनल पे थे
तो मैंने उस चीज का जिक्र किया था कि 50 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, सीट वाइज डिटेल दिया था। और जब रिजल्ट आए तो लगभग सही थे, 44 सीटें विपक्ष जीता और 6 से लेकर 10 सीटों पे उनका कहना यह था कि चुनाव की काउंटिंग हेराफेरी की गई। तो जो आदमी, इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे बैटल में आज भी, जैसे मिल्कीपुर का जब वो चुनाव टला, अयोध्या पे सबकी निगाहें थी, तो उस दिन भी उन्होंने बहुत सिंपल सा ट्वीट किया था कि जिसने जंग डाली है समझो उसने जंग हारी है। और आज जो ट्वीट किया है बहुत सिंपल भाषा में ट्वीट है, पहली लाइन, आज टालोगे तो और भी बुरा हारोगे। एक तरफ भाजपा में पता ही नहीं चल रहा है कि योगी जी ने टॉप 30 की मीटिंग बुलाई थी चुनाव को लेकर, केशव भरे वहां पहुंचे ही नहीं, जबकि केशव मौर्य ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। तो और आपसे नाराज होके कौन गया है? आपसे नाराज होके ओबीसी वोट बैंक गया है, दलित गया है, और बड़ी संख्या में सवर्ण अगड़ों में भी जो लड़के रोजगार नहीं मिल रहा। आप सोचिए। लेकिन आलोक जी, जो पिछड़ा वर्ग और ओबीसी समाज का जो वोटर है जो भाजपा से छिटक गया है, क्या उसकी नाराजगी जो हमने 2024 के आम चुनाव में देखी थी वही कंटिन्यू कर रही है और किसी भी सूरत में वो वोटर भाजपा को वोट नहीं देने वाला है, भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, जैसे कि अभी टाल दिया चुनाव। इसका मतलब ये है कि भाजपा के पास जो ओबीसी वोटर है, पीडीए का जो वोटर है, वो किसी भी सूरत में लौटने वाला नहीं है। नहीं, इन्होंने किया क्या? देखिए, ऐसा है ना कि आदमी देखता है कि आपने किया क्या। 4 जून को आप चुनाव हार गए। 4 जून के बाद जो सबसे बड़ा फैसला था वो था 69,000 शिक्षक भर्ती का। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को डिसीजन दे दिया कि भाई इसमें आप नियमों के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया गया, इसको पूरी लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट ऐसी थी जो कि मेरे कई पत्रकार मित्रों ने बताया, अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई ये लिस्ट तो 3 घंटे में बन सकती है, ये इसको टालते रहे। इसी बीच में जो दूसरा पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसके अलावा कोई भर्ती नहीं निकली है। सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक हुआ था एग्जाम फरवरी में। आपने कहा था 6 महीने में दोबारा करा के प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। 6 महीने तो कंप्लीट हो गए सितंबर में, अभी तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, उसका रिटर्न का एग्जाम नहीं आया। तो कैसे? और तीसरी बात, अभी जो है चंद्रशेखर आजाद जो है सवर्ण, माफ कीजिएगा, आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और वो संसद की SC ST कमेटी के मेंबर भी, उन्होंने बकायदे चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव के नाम कि आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितने डीएम और कितने एसपी आपने दलित और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को एज ए डीएम पोस्ट किया है, कितनों को एज ए SSP पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1700 थाने हैं, उनमें कितने थानों में आपने जो है SC ST के लोगों को थानेदार बनाया है। और ये चिट्ठी 31 तारीख को उन्होंने लिख के दी चुनाव के पहले, और जब कोई जवाब नहीं आया तो 1 तारीख को उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया। तो उनका सवाल साफ साफ है कि आप, इसका मतलब एक तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप आरक्षण, जो आरक्षित कोटे की सीटें हैं उसमें आप सामान्य वर्ग को का चयन कर दे रहे हो, और ये डबल बेंच ने माना हाई कोर्ट के। दूसरा, सरकारी नौकरी आ नहीं रही है। तीसरा, जो SC ST के अधिकारी चयनित हुए हैं, आप ये डाटा नहीं बता पा रहे, जबकि 15 मिनट में डाटा दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितने SP, कितने DM SC ST। और आप क्या ला रहे हो? आप नारे ऐसे लेके आ रहे हो। योगी जी कह रहे हैं बांटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और विपक्ष का जो आदमी, आप सोचिए अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं, और इस बार जो उन्होंने आइस ब्रेक की है ना, अभी तक दलित वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जुड़ रहा था, लेकिन इस चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों का, क्योंकि उनको लग गया कि जमीन पे तो यही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सामान्य यानी सीटों कि पर, जी, हाँ, नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं पूछती हूँ आखिरी सामान्य सवाल। सीटों पर दल प्रत्याशी को लड़ाया, अयोध्या में चुनाव जीत गए, और मेरठ में लगभग सिर्फ मात्र सुनीता वर्मा 6,000 वोटों से हारी है। तो एक तरफ तो
ये दिख रहा है ना कि वो, और विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने टिकट का बंटवारा बड़ा अच्छे ढंग से किया है। सारा टिकट उन्होंने, मतलब मैं बता दूं सीट वाइज जहां पे नहीं, तो इसका मतलब ये है जो बात पूरा जो मैट्रिक्स आपने समझाया कि पूरी जो हवा है वो इस समय और 9 जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है वो पूरी हवा अखिलेश के फेवर में है और उस हवा को तोड़ने मरोड़ने के लिए बीजेपी ने ये कुल मिलाकर ये चाल चली है कि चुनाव आगे बढ़ा दो तो और वोट अखिलेश के कम हो जाएंगे क्योंकि सब लोग तो वहीं पे चले जाएंगे जहां जहां उनका वर्किंग प्लेस है। नहीं, ये कोशिश उनकी है, लेकिन चला कि जब वोटर कमिटेड हो जाता है ना, हम्म। आप वोटर को ग्रांटेड या बेवकूफ नहीं समझ सकती नीलू जी। इन्होंने यूपी में भी तो यही किया था। दो पिछले 3 लोकसभा चुनाव गर्मियों की में संभव थे, सारी वोटिंग जो है वो 10 मई तक खत्म हो जाती थी। इस बार आप लेके गए 1 जून तक लेके चले गए, और चुनाव आयोग पूरी तरह से आपके इशारे पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला तो आपको याद ही होगा कि पहले इन्होंने कहा कि नहीं साहब, स्टेट बैंक तक ने कह दिया कि ये डाटा हम नहीं पब्लिश करेंगे, हम जून तक, हमको टाइम लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आपको 20-21 मार्च तक की डाटा पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन को लोग मान रहे हैं, आम परसेप्शन बन गया है कि ये भाजपा का। और अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं जो डीएम और एसएसपी यूपी में जहां उपचुनाव हो रहा है वो भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये मुझे लगता है चुनाव टालने से इनकी, मतलब इनके प्रति नाराजगी और बढ़ेगी, मेरा अपना अनुमान। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव को टालने से बीजेपी के प्रति नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी और हवा जो अखिलेश के फेवर में थी वो और भी ज्यादा अखिलेश के फेवर में कंसोलिडेट होगी। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है यूपी का ये जो पूरा उपचुनाव है। अब देखना होगा कि 20 तारीख को जब चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी जो अब बेनकाब हो चुकी है, बीजेपी की जो पूरी रणनीति है वो एक तरीके से बेनकाब हो चुकी है, उस पर लोग कितना विश्वास करेंगे और क्या बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं पड़ेगा। देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।